चलिए बेटा गुड मॉर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड क्लास ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। क्या बताया था मैंने आपको? फटाफट से लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। कुल मिलाकर मैंने ये बताया आपको अभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। तीन शब्द हैं वैसे तो ये, लेकिन द थ्री टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। आप कहीं भी वर्ड कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल या कन्वेंशंस यूज कर लीजिए। वैसे कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एजम्पशंस, कुछ चीज़ें जो हम मान लेते हैं अकाउंटिंग करते हुए। प्रिंसिपल यानी रूल्स, जो हम अकाउंटिंग करते हुए वेरियस रूल्स फॉलो करते हैं। एंड कन्वेंशंस का मतलब क्या? प्रैक्टिसेस, कि भाई चलन, यूसेज ऐसे ही चलता आ रहा है आज तक, तो इसलिए हम इस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पर कर भी लिए थे। बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पर ऑलरेडी कवर कर भी लिए थे। जैसे बेटा कुल मिलाकर शायद 6 या 7 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ज़रा बताइए कौन कौन से कवर कर चुके हैं बेटा? फटाफट से बताइए मेरे को, एक बार रिवीजन लगा लेते हैं। द कॉन्सेप्ट्स विच आर ऑलरेडी बीन कवर्ड, मार्कर ये देखें। पहला एक हमने देखा यहाँ पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बोलता था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, इसलिए जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उन दोनों के बीच में विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसने कहा कि हर ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करोगे उसके बिजनेस में 2 इंपैक्ट आएंगे, 2 जगह वो इफेक्ट करेगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तीसरा हमने पढ़ा यहां पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये बोलता था ये कॉन्सेप्ट बोलता था कि सिर्फ वो ट्रांजैक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विल फाइंड प्लेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर हमने पढ़ा एक पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट इसने क्या कहा? इसने कहा कि क्योंकि बिजनेस की बहुत लंबी लाइफ साइकिल होती है, इनफाइनाइट ईयर्स की लाइफ है, तो इसलिए पूरे बिजनेस लाइफ को डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। ईच पार्ट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। जनरली 12 महीने का या तो फाइनेंशियल ईयर होगा या कैलेंडर ईयर होगा, जिससे रिजल्ट्स निकालने में आसानी हो। फिर हमने पढ़ा एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो ये बोलता था कि बिजनेस विल हैव इनफाइनाइट ईयर्स of life, neither there is the intention nor the necessity to close the business। फिर हमने कवर किया अगला, इसके बाद अक्रूवल कॉन्सेप्ट, जो ये कह रहा था मुझे कि हम जब ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसका हम रिकॉर्ड करेंगे ड्यू बेसिस पर, यानी आउटस्टैंडिंग कितना है, प्रीपेड कितना है, उस सबको कंसिडर करने के बाद जो एक्चुअल है पूरे साल में इनकर्ड विल बी रिकॉर्डेड। और एक था हमारे पास कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये बोल रहा था कि एक बार रूल्स प्रोसीजर जो फॉलो हो गए विल बी कंसिस्टेंटली फॉलोड फ्रॉम ईयर टू ईयर। इन तीनों को मैंने एक नाम और दिया, एंड दैट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। यानी जब भी आप अकाउंटिंग करना शुरू करेंगे तो इन तीनों चीजों को फॉलो करेंगे, अपने आप से मान लेंगे कि बिजनेस की इनफाइनाइट लाइफ है, अक्रूवल बेसिस फॉलो होता होगा, और जो रूल्स लास्ट ईयर थे वो इस साल भी कंसिस्टेंटली फॉलो होंगे। ये थी हमारी क्लास नंबर 1। कमिंग ऑन टू क्लास नंबर 2। चलिए, जो बचे हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं यहां पर, कुल मिलाकर 10-12 कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बचे हुए हैं, वो आज हम यहां पर खत्म करेंगे। बेटा ये बात तो सही है, समझ में आती है कि नहीं आती? मैंने बताया आपको पहले भी कि एग्जाम में या तो वो कोई एक पूछ लेगा आपसे, कोई 2 शॉर्ट नोट पूछ लेगा, या डिफरेंस पूछ लेगा, या बोलेगा अकाउंटेंट ने ये कर दिया, मेरे बताओ कौन सा अकाउंटिंग रूल वायलेट कर दिया उसने। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और भी है हमारे पास, एंड दैट इज द 6-7 हो गए थे हमारे, 8। नेक्स्ट आता है बेटा मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त आप मटीरियलिटी पर ध्यान देंगे।
यानी मटेरियल आइटम्स। मटेरियल आइटम्स का मतलब क्या हुआ? मटेरियल का मतलब है सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, should not be ignored while preparing books of accounts। समझिए बेटा, अकाउंटिंग बिजनेस में बड़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस में बड़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं और उनमें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि आपको मटेरियल आइटम्स को ध्यान से ठीक से रिकॉर्ड करना है और जो आइटम मटेरियल नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आप इग्नोर भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरी सेल्स है 2,17,380 रुपये 52 पैसे। अब ये कॉन्सेप्ट कहता है पे काम करो ना, सेल्स को ऐसे दिखाने के बजाय 2173 भी दिखा सकते हो। क्या बोलोगे आप? लेट्स से 217 दिखा सकते हो, सेल्स इन थाउजेंड्स। क्या किया आपने? यानी ओ आपने तो 217,000 की सेल दिखा दी, जबकि सेल थी 217,380 रुपये 52 पैसे। आपने 380 रुपये 52 पैसे की जो सेल थी इसको इग्नोर कर दिया। ओ सर, तो गड़बड़ी हो गई, सेल कम दिखाई, प्रॉफिट कम आएगा, सर ये तो गड़बड़ हो गया। नहीं, यही तो बोल रहा है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट बोल रहा है भैया 300 लाखों में बात कर रहे हो, 380 की सेल अगर इग्नोर कर दी आपने, दिस विल नॉट हैव मटीरियल इंपैक्ट ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई सिग्निफिकेंट बात थोड़ी ना है। ओ सर, मतलब 200, 400, 500 की सेल को हम इग्नोर कर सकते हैं ना? ना, मैंने ये नहीं कहा। देखना जरा, अब किसी दूसरे बिजनेसमैन की सेल थी 5,430 रुपये और 42 पैसे। उसने क्या किया? राउंड ऑफ कर दिया, सेल हो गई 5 इन थाउजेंड्स। क्या ये इग्नोर कर पाएगा 430 रुपये 42 पैसे की सेल? इसने ये इग्नोर कर दी ना, गलत है। आप सोचो, जिसकी सेल ही हजारों में है, 5,500 की सेल थी, उसमें से 430 की सेल आपने इग्नोर कर दी, तो मोटे मोटे अगर हम बात करें तो लगभग 8-9% से सेल कम हो गई। नाउ दिस इज अ सिग्निफिकेंट, दिस इज अ मटीरियल आइटम। तो क्या आइटम मटीरियल है, क्या नहीं है, दैट विल डिपेंड ऑन केस टू केस। वो केस टू केस वेरी करेगा। हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए मटेरियल है वो आपके लिए मटेरियल ना हो। ऐसा हो सकता है कि एनी ट्रांजैक्शन इज मटेरियल, एनी अमाउंट इज मटेरियल फॉर मी, लेकिन आपके लिए मटेरियल ना हो। तो वो मटेरियल है या नहीं है, केस टू केस वेरी करेगा। मैंने कहा भाई 100 रुपये मेरे 100 रुपये हो गए, बड़ा परेशान हूँ मैं, मेरे लिए बहुत मटेरियल है। आपने क्या किया? 100 रुपये तो खोए हैं सर, कोई बात नहीं, मैं तो रोज उड़ाता हूँ ऐसे। तो हो सकता है आपके लिए वही मटेरियल हो। तो 100 रुपये अपने आप में मटेरियल इमटेरियल नहीं है, हमें देखना पड़ेगा आपस में किसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली और बात करें ऐसे, मैंने कैलकुलेटर परचेज किया। हम एसेट जब परचेज करते हैं तो धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। 100 रुपये का कैलकुलेटर परचेज किया, पेन परचेज किया, स्टेशनरी परचेज की मैंने, 5-6 साल चलेंगी, पेन चलेगा 4-5 साल, कैलकुलेटर चलेगा, स्टेपलर चलेगा 4-5 साल, 6 साल, शायद 10 साल भी। तो क्या उसे 50 रुपये के स्टेपलर को 10 साल में राइट ऑफ करोगे? क्या वो 200 रुपये का कैलकुलेटर 8 साल में राइट ऑफ करोगे?
नहीं करना तो यही चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स हैं, शुड बी रिटन ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। लेकिन ये मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट बोल रहा है भाई साहब, मटीरियल आइटम ही कहाँ है, काहे को इतनी आफत मचा रहे हो? दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट आइटम। अरे 100% डेप लगाओ, आपने कैलकुलेटर लिया 200 रुपए का, डालो पीएनएल में, खत्म करो। स्टेपलर लिया 50 रुपए का, डालो पीएनएल में, खत्म करो। पेन लिया आपने 150 रुपए का, डालो पीएनएल में, खत्म करो। इनसिग्निफिकेंट आइटम हैं, इममटीरियल आइटम्स हैं। तो बस यही तो बोल रहा है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो आज के बाद सोचना कि जब आप ऐसा करते थे तो ऐतराज ना होता था, जबकि वास्तविकता में आपने सेल कम करके दिखा दी। लेकिन कोई बात नहीं ना, मटीरियल नहीं है, चल जाएगा। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मटीरियल आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज्ड एंड इममटीरियल आइटम्स कैन बी इग्नोर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा आई होप बात क्लियर है रिगार्डिंग द मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। बेटा बोलो फटाफट से, ठीक है सर। नेक्स्ट पर आइए बेटा, इसके बाद नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है ये? कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई देखो ऐसा है, आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज की, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी आपने, वो 5 लाख रुपए की। परचेज कॉस्ट बोल दो इसे, या ओरिजिनल कॉस्ट बोल दो इसे, या हिस्टोरिकल कॉस्ट बोल दो इसे, जो चाहे मर्जी बोल दो। यही एसेट अगर आप आज बेचना चाहो तो ये बिक जाएगी आज 3.5 लाख रुपए में, रियलाइजेबल वैल्यू हो गई। यही सेम टू सेम प्लांट मशीनरी अगर आप आज खरीदना चाहो, बिल्कुल सेम टू सेम, महंगाई है, 5.5 लाख रुपए में मिलेगी। देखा आपने, एक एसेट है लेकिन इसके वैल्यूएशन के बड़े सारे तरीके हैं। अलग टॉपिक भी है हमारे पास, एक वैल्यूएशन बेसिस ऑफ वैल्यूएशन बड़े सारे हो सकते हैं। इट कैन आइदर बी वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्ट्री वाली कॉस्ट, जिस रेट पर, जिस प्राइस पर परचेज किया गया था, ओरिजिनल कॉस्ट या परचेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं। एक और भी तरीका है वैल्यूएशन का, दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू, कि भाई इसे अगर आज बेचूंगा तो कितने पैसे मिल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द रियलाइजेबल वैल्यू। और इसके अलावा एक और भी होती है, वो है आपकी करंट कॉस्ट, कि भाई सेम टू सेम आज खरीद के लाए बाजार से, नहीं तो वो कितने की आएगी, 5.5 लाख रुपए। इसके अलावा ऐसे एक और भी है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, कि भाई इससे जितने फ्यूचर बेनिफिट मिलेंगे उनकी आज की वैल्यू निकाल लो। तो वो भी एक वैल्यूएशन का तरीका, अलग जाकर कर लेंगे उसको। खैर, कमिंग बैक, तो पॉइंट ये आया कि जी अलग अलग तरीके हैं एसेट को वैल्यूएशन करने के, लेकिन कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि फिक्स्ड एसेट्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। हाँ, डेप्रीसिएशन वगैरह जो होगा वो लगाते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 5 लाख में ही किताबों पर आएगी। पॉइंट ये है कि ये 5 लाख पर ही दिखाएंगे, डेप्रीसिएशन अलग से बनेगा। दीज वैल्यूज शुड नॉट बी कंसीडर्ड। देखा भी होगा आपने, जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, लैंड, बिल्डिंग, जो इनकी ओरिजिनल वैल्यू है उन्हीं पर तो आता है। हाँ, एज रिड्यूस्ड बाय अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। क्या आपने कभी ये देखा कि भाई प्लांट मशीनरी कितने में दिखानी है? वो खाता बनता हुआ आ रहा है ना उसका,
डेप लगने के बाद। यही कहोगे जरा जाओ भाव देख कर आओ मार्केट में क्या भाव चल रहा है, उस वैल्यू पर दिखा देंगे ना, कभी भी नहीं होता। सो दिस इज ऑल व्हाट इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट फिक्स्ड एसेट्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट, although there are certain other bases also, but in the books of accounts only historical cost of the fixed asset will be considered। बेटा ठीक है, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट पर आए इसके बाद। नेक्स्ट वी हैव इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, दिस इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि बैलेंस शीट में प्लांट मशीनरी 5 लाख की पड़ी हुई है और इसे अगर हम बेच दें आज, अगर इसे हम बेच दें आज तो ये बिक जाएगी, ये बिक जाएगी 5.5 लाख में, 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, बुक कर लें क्या बेटा, बुक कर लें क्या? आंसर इज नो, 5 लाख में ही आएगी। दूसरा केस, सर ये 5 लाख की फिक्स्ड एसेट है, अगर इसे बेचें तो ये 480 में बिक पाएगी, 20,000 का नुकसान हो जाएगा, बुक कर लें क्या? आंसर इज नो। जब बेचनी ही नहीं है, दीज फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, जब बेचनी ही नहीं है तो इनकी रियलाइजेबल वैल्यू देखनी ही क्यों? इन पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस तब ही बुक करेंगे व्हेन दीज एसेट्स आर सोल्ड और realized। Once these assets are sold or realized, only then the profit or loss will be recorded in the books of accounts। realization concept क्या बोल रहा है? फिर सुन लो, ये कॉन्सेप्ट बोलता है प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट विल बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड। जब वो एक्चुअल में रियलाइज हो जाएगा तब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, उससे पहले उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओनली प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विल बी रियलाइज्ड। बेटा ठीक है, बोलो बेटा। चलो, तो कुल मिलाकर यहां पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट थे, एक आध कॉन्सेप्ट और भी है, देख लेते हैं उसको फटाफट से। अगला आता है हमारे पास एक मैचिंग कॉन्सेप्ट, आसान है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। जी बेटा नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर, बताया मैंने आपको, एंड दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट बोलता है एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू प्रोड्यूस्ड। सर नहीं समझ में आया कुछ भी। देखो बेटा, इसका मतलब ये, आज मैंने कोई एक्सपेंस किया लेट्स से 1 लाख रुपए का, इससे मुझे फायदा होगा अगले 5 साल तक, रेवेन्यू प्रोड्यूस होगा लेट्स से 5 लाख का, यहाँ फ़ायदा होगा 5 लाख का रेवेन्यू, 5 लाख का और रेवेन्यू 5 लाख का, 4 साल तक 5-5 लाख रुपए का रेवेन्यू। इस खर्चे से
प्रोड्यूस होगा। जब इस साल का पीएनएल बनाओगे तो करना क्या है सर, खर्चा डाल देंगे 1 लाख और रेवेन्यू डालेंगे 5 लाख। आंसर इज रॉन्ग, गलत है। बस यही तो बोल रहा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि ये जो एक्सपेंस हैं ये इन रेवेन्यू से मैच करने हैं। जब इससे रेवेन्यू 5 साल तक प्रोड्यूस 4 साल तक प्रोड्यूस हो रहा है तो एक खर्चे भी 4 साल के पीएनएल में धीरे धीरे जाएंगे। नाम दे रहा हूं मैं, समझना जरा। प्लांट मशीनरी पर 1 लाख खर्चा किया, इससे 4 साल तक फायदा होगा, तो ये प्लांट मशीनरी 4 साल के पीएनएल में डेप के नाम से ही तो आती है। बोलो बेटा, इसी रेशो में लेट्स से ये हो गया 25,000 ईच। बेटा आई होप समझ में आ गया होगा। जो डेप्रीसिएशन है दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट कि भाई एसेट आज खरीद ली, खर्चा आज हो गया, बेनिफिट 5 साल तक जाएगा, तो उसको राइट ऑफ भी 5 साल में करना है, 5 साल की इनकम से मैच करके दिखाना है उसे। यू हैव टू मैच एक्सपेंसेस विद द इनकम। ये नहीं है कि खर्चे आज हुए सारे डाल दो आज ही, इनकम चाहे 5 साल तक, 6 साल तक, 8 साल तक होती रहे ना, नहीं करना। शुड बी मैच्ड, मैचिंग कॉन्सेप्ट यही बोलता है। ठीक, तो एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड वे शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच पीरियड। आई होप ठीक है बेटा, ये बात भी मैचिंग कॉन्सेप्ट। बढ़ूं आगे, बोलो बेटा। चलो जी, लास्ट आता है इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये लो जी, लास्ट है हमारे पास इसमें ये, एंड दैट इज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है छोटी सोच, जरा डर कर रहना, डर कर रहना। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है डर कर रहना। अब डरना किस बात में है भाई अकाउंटिंग करते वक्त? सुनो, ये कॉन्सेप्ट कहता है ऑलवेज प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस बट नेवर एंटिसिपेट योर फ्यूचर गेन्स। अकाउंट्स में बहुत सारे चैप्टर्स में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम। प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस, भविष्य में होने वाले कोई भी घाटे आपको दिख रहे हैं उसे तो आप आज ही रिकॉर्ड कर लो भाई, आज ही उसका प्रोविजन बना लो, बट डू नॉट एंटिसिपेट योर फ्यूचर गेन्स। भविष्य में लग रहा है कोई मुनाफा हो जाएगा, चुप रहो, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो उसे, भूल जाओ। सर जैसे देखना बेटा, मेरे पास कुछ स्टॉक है जो मैंने खरीदा था जिसकी कॉस्ट थी 5 लाख रुपए। मुझे लग रहा है इसकी जो मेरे पास स्टॉक है जिसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपए, इसका सेलिंग प्राइस मुझे लग रहा है, यानी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इज 5.5 लाख रुपए। मुझे लग रहा है 5.5 लाख में बिक जाएगा अगले साल, 5.5 लाख में बिक जाएगा। क्या करिएगा? इसका मतलब ये कि अगले साल प्रॉफिट 50,000 का होने की उम्मीद लग रही है कि नहीं लग रही है? क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। हाँ लग रही है सर, लग रही है ना उम्मीद। लेकिन अगर भविष्य का कोई मुनाफा है, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो, एंड विल कंटिन्यू टू अपीयर एट कॉस्ट। आई होप समझ में आ गई बात। ये तो 5 लाख का स्टॉक खरीदा था, लग रहा है 5.5 लाख में बिक जाएगा, यानी कि देयर इज अ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ 50,000। कॉन्सेप्ट कहता है इग्नोर कर दो, कोई प्रॉफिट लॉस में बुक नहीं किया, इग्नोर कर दो, एंड स्टॉक विल कंटिन्यू टू अपीयर एट 50,000। कंजर्वेटिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म स्टेट्स नेवर एंटिसिपेट योर फ्यूचर गेन्स। फ्यूचर में होने वाले
कोई भी मुनाफा है उसे एंटिसिपेट मत करो, उसे बुक मत करो, इग्नोर कर दो। लेकिन इफ द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इज 4 लाख रुपए, इसका मतलब क्या है? ओह सर, सो सैड, सो सैड सर। इसका मतलब हमें एक्सपेक्टेड लॉस है, अगले साल लग रहा है सर 1 लाख का घाटा हो सकता है। ओह, अगर घाटे की उम्मीद लग रही है तो प्रोवाइड फॉर, आज ही उसका प्रोविजन बना लो, प्रोवाइड कर दो। कैसे होगा सर ये? देखना जरा, ये ऐसे होगा कि पीएनएल है, बैलेंस शीट है, स्टॉक जो कि 5 लाख रुपए का था, प्रोविजन बनाएंगे फॉर फॉल इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, 4 लाख का दिखाएंगे, और 1 लाख का घाटा आज ही पीएनएल में बुक कर लेंगे। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? प्रोवाइड फॉर, यही तो बोल रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म स्टेट्स दैट प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस। अगर भविष्य में कोई घाटा लग रहा है, हो जाएगा, तो भाई प्रोवाइड कर लो, आज ही इसी साल का घाटा मान लो, स्टॉक को 4 लाख में दिखा दिया। बट नेवर एंटिसिपेट्स योर फ्यूचर गेन। लग रहा है भविष्य में कोई मुनाफा होगा तो उसे इग्नोर कर दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एंड स्टॉक विल कंटिन्यू टू अपीयर एट ओरिजिनल कॉस्ट। तो आई होप बेटा बात समझ में आ गई होंगी ये सारी की सारी। ये थे हमारे पास डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। कुछ हमने फर्स्ट क्लास में किए थे, कोई 6-7 कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट क्लास में कर लिए थे, बचे हुए 5 कॉन्सेप्ट हमने आज किए हैं। कौन कौन से किए ज़रा बताना फटाफट से। पहला एक था हमारे पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट की, हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही एसेट्स को दिखाना है, ऑल्दो बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं तरीके, कौन कौन से हो सकते हैं बेटा वैल्यूएशन के? रियलाइजेबल वैल्यू, करंट कॉस्ट, या फिर प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन हम हमेशा किस पे दिखाएंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। दूसरा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसेट्स पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस सिर्फ तभी बुक करेंगे जब फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज हो जाएंगी। तीसरा हमने किया आज मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो ये कहता था कि एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड शुड बी मैच्ड विद द इनकम ऑफ दैट पीरियड। आपने एक्सपेंस आज किए, उससे बेनिफिट आपको अगले 5 साल तक होने वाला है, तो वो खर्चे भी 5 साल में एलोकेट करके ही दिखाएंगे। अगला वी हैव मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट जो हमने किया, यानी जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मटीरियल आइटम्स हैं those should be recorded properly. Immaterial items can be ignored from the books of accounts, should have least importance in the books of accounts. उसके बाद हमने लास्ट किया यहाँ पर, and that is conservatism concept, जो ये कहता था कि provide for all future losses but never anticipate your future gains. भविष्य में होने वाले अगर कुछ भी घाटे हैं तो उसे आप प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मुनाफे लग रहे हैं आपको हो जाएंगे तो those शुड बी इग्नोर्ड, उनको आपको किताबों में रिकॉर्ड नहीं करना। आई होप बात ठीक है बेटा। 4 से 6 नंबर का टॉपिक का क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से मिल सकता है, जो हमने इन 2 क्लासेस में कवर किया। ठीक, आई होप समझ में आ गई होंगी सारी बातें, और यहाँ से इनको याद रख पाना, और जो थोड़ा बहुत याद मुझे लगता नहीं कि क्रैमिंग की ज़रूरत है एज सच, ऑल्दो मैंने बुक्स में सारी लिटरेचर दिया हुआ है आपको, सबके बारे में 4-4, 5-5 लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन उनको रट्टा मारने मत बैठ जाना, उतना रटने की आवश्यकता नहीं है। कोई शॉर्ट नोट न मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आप लिखकर वहाँ पर आराम से आ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे अपनी। थैंक यू, बाय बाय। चलिए बेटा।